नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बीस्टोन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम के तहत हम डेली करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ना सिर्फ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, पीआरएस, डाउन टू अर्थ और अदर जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ से करंट अफेयर लिया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा इन वीडियोज़ में कवर की जाती हैं। ये वीडियोज़ प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर टारगेट की गई है, इसीलिए हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित प्रश्न को भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारा मेथड ये रहता है कि पहले एक न्यूज़ देखी जाए कि आखिर चर्चा में क्या था, देन ये देखा जाए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बन सकता है, एंड देन हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं और फिर हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आके उसको सॉल्व करते हैं कि क्या एक न्यूज़ को पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर ये मेथड आप लगातार आने वाले 7-8 महीनों में रखेंगे तो आपके प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही में मेंस के लिए आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जैसे आज ही का जो न्यूज़ है मंडला आर्ट, तो ये प्रीलिम्स के लिए तो बनता ही है, साथ में जो आर्ट एंड कल्चर जीएस पेपर 1 में आता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यानी कि प्रीलिम्स के साथ साथ साइमल्टेनियसली वो टॉपिक्स जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको भी हम इन वीडियोज़ में कवर कर रहे हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। देखिए, वीडियोज़ ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं रोज़ाना आऊँ आपको पढ़ा के चली जाऊँ, राइट। यदि आपकी कोई फीडबैक है इस प्रोग्राम को लेकर या फिर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आप कोई सुधार बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई अन्य प्रोग्राम शुरू करवाना चाहते हैं जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं। मेरी टीम के द्वारा आपके कमेंट्स को पढ़ा जाता है, मैं खुद पर्सनली कमेंट्स देखती हूँ। अगर हमें लगेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोग्राम हमें चलाना चाहिए, जिसका सुझाव आपकी तरफ से आया होगा, तो अवश्य ही हमारी तरफ से इसके लिए कोशिश की जाएगी, राइट। अभी हमारे चैनल पे जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या किसी नए प्रोग्राम को आप शुरू करवाना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ना है तो आप लोगों की तरफ से आना चाहिए कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, राइट। करंट अफेयर तो डेली पढ़ना ही है, इट्स एन डेली प्रोग्राम। चलिए, अब हमने क्योंकि बातें कर ली हैं और आप अवश्य कमेंट करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से 5 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आज की वीडियो रहेगी, क्योंकि पहला वाला जो हमारा टॉपिक है वो देखिए आर्ट फॉर्म्स इन न्यूज़ है, यानी कि कौन से कला के वो रूप थे जो चर्चा में रहे हैं, जैसे एक मंडला आर्ट और दूसरा गरबा। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो व्हाइट ड्वार्फ के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक हो जाता है। थर्ड टॉपिक जो है मून लाइटनिंग और अकल्चरेशन से संबंधित है, तो देखिए टर्म्स इन न्यूज़ से संबंधित है, कौन से वो महत्वपूर्ण टर्म्स थे जो समाचारों में देखे गए और जिन पर प्रश्न बन सकता है, राइट। फोर्थ टॉपिक हमारा होगा जन्म के समय भारत का लिंगानुपात। अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में जो सेक्स रेशो एट बर्थ है उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। तो इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स है, इस रिपोर्ट को आप प्रीलिम्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को मेंस में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। देन हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। गृह मंत्रालय के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है एंड इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो, राइट। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का पहले वाले टॉपिक से। पहला क्या है, मंडला आर्ट, और दूसरी आर्ट कौन सी न्यूज़ में है, गरबा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन की एक सीरीज आई थी व्हाट इज मंडला इन आर्ट। तो सबसे पहले तो ना आप एक इमेज देख लीजिए, तो इमेज से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि इस तरह की जो आर्ट फॉर्म होती है बेसिकली इसको मंडला आर्ट कहा जाता है। यूरोप में एक फुटबॉल के स्टेडियम से भी बड़े स्थान पर एक आर्टिस्ट के द्वारा इस तरह का एक जो है आर्ट फॉर्म क्रिएट किया गया है, जिसमें उन्होंने चट्टानों और जो फूल पत्ती जैसी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं इनका यूज़ करके मंडला आर्ट को बनाया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है, राइट। अब अगर मंडला आर्ट लगातार चर्चा में है तो इससे प्रश्न कैसे बन सकता है, जैसे मंडला के बारे में वो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं और उस स्टेटमेंट्स में से वो सही या गलत आपसे पूछ सकते हैं। इसको वो हिस्ट्री से भी लिंक करके पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री में कहाँ जो है इससे कुछ कनेक्शन बैठता है, राइट। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे कब, जब पहले हम टॉपिक को समझ लेंगे, बिकॉज ऐसा ही करना चाहिए। तो आइए देखते हैं।
देखिए, मंडला आर्ट की अगर उत्पत्ति की बात करें तो हिंदू धर्म और बुद्धत्व, ठीक है, इससे बेसिकली माना जाता है। कहा जाता है कि वेदों में सबसे पहले मंडला इमेजिनरी जो है वो दिखाई दिए थे। इसके बाद सिल्क रोड के जरिए जो बौद्ध भिक्षुक थे उनके द्वारा इसको इंडोनेशिया, ठीक है, बांग्लादेश, कंबोडिया, इन सारे कंट्रीज में ले जाया गया। और 600 ईस्वी के आसपास बेसिकली हमें जो मंडला आर्ट है ये अदर कंट्रीज में भी इसका विस्तार होता हुआ दिखाई देता है। मंडला आर्ट ये जस्ट एक आर्ट नहीं है, बेसिकली इसको अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि आपने पिक्चर में देखा, मंडला में एक चक्र जैसा जो है बनाया जाता है और ये चक्र जो है ये दरअसल ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा जो है माना जाता है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में चीज़ों को देख लेते हैं। मंडला बनाने के लिए जो सामग्री प्रयुक्त होती है तो उसमें रेत, रंग, फूल, प्राकृतिक चीज़ें भी हो सकती हैं या फिर एक सामान्य पेन एंड पेपर लेकर भी आप इस आर्ट को जो है ड्रॉ कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से जो नेचुरल चीज़ें थी उनको लेकर इस आर्ट को देखिए बनाया जाता था। मंडला जो शब्द है, इस शब्द के बारे में आपको पता हो, मंडला का एक्चुअली आप देखेंगे ये संस्कृत से लिया हुआ एक शब्द है। इसका जो अर्थ है वो है चक्र, ठीक है, और बेसिकली चक्र के आकार का एक डिज़ाइन या पैटर्न होता है, ठीक है। इसका देखिए अगर इतिहास की बात करें तो लगभग 2500 वर्ष पुराना जो है इसका इतिहास है और ये अपने गहरे आध्यात्मिक अर्थ और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहचाना जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मांड को इसके कंप्लीट सेंस में समझने का अर्थ जो है मंडला के बारे में जाना जाता है। कहा जाता है कि ये आपका फोकस बढ़ाता है, ठीक है। ये जो रियल वर्ल्ड है और एक जो इमेजिनरी एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसके बीच का कनेक्शन दिखाता है, ठीक है। हिंदू धर्म में यंत्रा देखिए एक फेमस होता है। यंत्रा में बेसिकली एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के सेंटर में चक्रा होता है, ठीक है। तो जो यंत्रा है वो कहीं ना कहीं मंडला आर्ट से इंस्पायर है या उसका ही आप एक रूप मान सकते हैं। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में चक्र के रूप में मंडला आर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बेसिकली ये दिखाता है कि आप कैसे बाहर से केंद्र की ओर चलते हैं, ठीक है। इस आर्ट में होता ही है कि केंद्र से जब आप बनाना शुरू करते हैं तो सारे जो पैटर्न्स हैं, जितने भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं, सर्कुलर सी शेप में रहते हैं और बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, सिमेट्रिकल इसका एक रूप रहता है। अगेन हम पिक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो देखिए मंडल का डिज़ाइन इस तरह से ब्रह्मांड को दर्शाता है और ब्रह्मांड में मौजूद जो संतुलन है उसको दर्शाता है। पूरी मंडला आर्ट में अगर आप देखेंगे तो एक सिमेट्री आपको दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल आपको ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये जो चक्र है, ये जो सेंटर है, ये ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सिमेट्री है ये ब्रह्मांड के संतुलन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती है ना, ये सारी लेयर्स हैं और ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। जैसे ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई, ये काफ़ी सारी लेयर्स हैं और आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, ठीक बात है। जिस तरह ब्रह्मांड अपने में सभी वस्तुओं को समा लेता है, उसी तरह मंडल में चिन्हित जो आकार होते हैं वो बेसिकली इसमें एक तरीके से समा जाते हैं। और देखा जाए तो ये अंदर, बाहर से अंदर की ओर सर्किल में, यानी कि उसके केंद्र में जो है आखिरकार छुप जाते, समा जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द पिक्चर। तो मंडला आर्ट के बारे में बेसिक यही है। अच्छा, यंत्रा के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आप ये ध्यान रखिएगा, मॉडर्न टाइम्स में भी थेरेपी के रूप में मंडला आर्ट को बहुत ज़्यादा अभी माना जा रहा है कि कुछ अगर आप मतलब दिमाग में शांति चाहते हैं या अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो मंडला आर्ट को प्रैक्टिस करके आप वो चीज़ अटेन कर सकते हैं, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, तो जो मंडल होते हैं बेसिकली वो आंतरिक दुनिया और जो बाहरी वास्तविकता है उसके बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो एक ऐसा आर्ट रूप है जहाँ पे रचनाकार आमतौर एक गोलाकार रूप में जटिल डिजाइन क्या है तैयार करता है। मंडला में आमतौर पर एक केंद्र बिंदु होता है जिसे प्रतीक, आकृति, रूपों की पूरी क्या है सरणी निकलती है और यही मंडल की सबसे बड़ी विशेषता भी है, ठीक है। मंडला को आमतौर पर समरूपी पैटर्न या फिर सिमेट्री के आधार पर पहचाना जाता है। इस आर्ट में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हर पैटर्न अंत में एक विशाल चक्र या किसी दूसरे आकार का हिस्सा बन जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने जो इसके बारे में समझ ली। इसमें कई परतें होती हैं, इसे अलग अलग रंगों से रंगा जा सकता है। जो बारीक पैटर्न्स होते हैं उनको समरूपता के साथ बनाया जाता है, ठीक बात है। तो ये तो हुआ मंडला आर्ट के बारे में।
दूसरा क्या न्यूज़ में था, तो दूसरा न्यूज़ में जो था वो था गरबा। तो देखिए गरबा को अभी जो यूनेस्को है उसकी जो इंटेंजिबल हेरिटेज है, अमूर्त विरासत की जो एक सूची है उसमें सम्मिलित करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये क्या हुआ, ये क्यों जो है गरबा न्यूज़ में है, ये वो हुआ, राइट। अब देखिए गरबा है क्या, ये गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है, ठीक है। नवरात्रि के दौरान ये किया जाता है। गरबा गरबा दरअसल एक गहरे गर्भ को संदर्भित करता है। इसमें बेसिकली मिट्टी का एक गहरा बर्तन होता है और उसमें एक छिपा हुआ बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन के अंदर एक और, ठीक है, जिसमें एक दीपक जलाया जाता है और महिलाएं जो है ताली बजाते हुए एक सर्कल में घूम घूम के इसके चारों ओर नृत्य करती हैं। नवरात्रों के 9 दिन देवी की उपासना के वक्त बेसिकली इसको जो है आप कह सकते हैं सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, यहाँ पर एक फोटो आप देख सकते हैं गरबा डांस की, तो बेसिकली हिंदू दृष्टिकोण के प्रतीक के रूप में समय को ये रिप्रेजेंट करता है। यानी कि गरबा जो एक घेरे में सब लोग घूम घूम के डांस करते हैं, तो ये अगेन एक चक्र को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और चक्र क्योंकि हिंदू धर्म में समय जो है एक आप कह सकते हैं सर्कल माना गया है, चक्र माना गया, तो उसको ये दिखाता है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। 9 रातों का उत्सव नवरात्रि के दौरान 9 देवियों के विषयों पर आमतौर पर गरबा गीत जो है बने रहते हैं। और गुजरात के अंदर भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र भी गरबा की जो शैली है वो विभिन्न विभिन्न हो सकती है, राइट। तो ये वो गरबा, इससे क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, वो 4 लोक नृत्य आपको दे सकते हैं, 4 राज्य दे सकते हैं और कौन कितने पेयर सही मैच करते हैं ये आपसे पूछ सकते हैं। जैसे यक्षगान कर्नाटका, गरबा कहाँ का हो गया, गुजरात का हो गया, भांगड़ा कहाँ का हो गया, पंजाब का हो गया, राइट। तो इस तरह से आपने क्या है चीज़ों को याद रखना है। अब क्योंकि हमने मंडला आर्ट समझ लिया और गरबा को पढ़ लिया, तो मंडला आर्ट पर एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए पहला स्टेटमेंट, मंडला एक ज्यामितीय विन्यास द्वारा परिभाषित किया जाता है जो केवल वृत्ताकार होता है, राइट। दूसरा कह रहा है मंडल पैटर्न अनिवार्य रूप से परस्पर जुड़ा हुआ होता है। तीसरा कह रहा है मंडला पहली बार वेदों में दिखाई दिया और 6ठी शताब्दी तक चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत में मंडला का विस्तार जो है देखा गया। सही बात है। तो देखिए अनिवार्य रूप से परस्पर जुड़ा होता है, सही बात है, ये हमने पढ़ा। ये वाली लाइन 6ठी शताब्दी तक अन्य देशों में ये जो है फैल गया, बौद्ध भिक्षु सिल्क रूट के माध्यम से लेकर चले गए, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है कि ज्यामितीय विन्यास द्वारा परिभाषित किया जाता है, लेकिन ये कह रहा है केवल वृत्ताकार होता है, ठीक है। याद कीजिए हिंदू का एक यंत्र मैंने बताया था, सर्कल जो होता था, एक पहले स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर सर्कल होता है। इसी तरीके से मंडला भी त्रिकोण या फिर चौकोर में बनाया जा सकता है, ठीक है। आमतौर पर यह सर्कल के रूप में ही होता है, लेकिन केवल सर्कल नहीं होता, दूसरी ज्यामितिक आकृतियों के रूप में भी इसको बनाया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही बात है। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक व्हाइट ड्वार्फ। तो यहाँ पे अगेन देखिए पीआईबी की एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें ये बताया था द स्टडी ऑफ डस्ट फ्रॉम कॉस्मिक डांस ऑफ व्हाइट ड्वार्फ एंड कंपेनियन स्टार कुड अनरावल मिस्ट्रीज बिहाइंड द स्टार लाइफ, राइट। तो देखिए हालिया एक अध्ययन हुआ जिसमें ये बताया गया कि एक व्हाइट ड्वार्फ था, एक उसका साथी तारा था, उनके बीच कॉस्मिक डांस से उत्पन्न जो विस्फोट हुआ है, ठीक है, उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप विस्फोटित नोवा के चारों ओर मोटी धूल की स्थिति जो जीवन की शुरुआत के पीछे के रहस्य हैं उनको उजागर करने में हमें हेल्प करेगी। क्या बात हुई, एक वाइट ड्वार्फ था, एक उसका कंपेनियन तारा था, उनके बीच में कॉस्मिक डांस हुआ, उसकी वजह से उनमें क्या एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट की वजह से नोवा के आसपास क्या है धूल की मोटी परत जम गई। तो ये जो धूल की मोटी परत है ये बेसिकली हमें उन रहस्यों के बारे में बता सकती है जब जीवन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इन रहस्यों का जो है हम बेसिकली खोल सकते हैं, उनकी परतों को अपने साइंस वगैरह के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह की कोई न्यूज़ हो तो यूपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए 2009 में उन्होंने एग्जैक्टली व्हाइट ड्वार्फ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है।
क्या है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे अगर मरते हैं तो मरने पर सफेद बोने यानी कि व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। यहाँ पर 4 वैज्ञानिकों के नाम उन्होंने दिए थे, राइट। चलिए, तो इसका मतलब अगर एक बार उन्होंने वैज्ञानिक पूछा है, अगली बार ये पूछ सकते हैं व्हाइट ड्वार्फ क्या होते हैं, नोवा सुपरनोवा क्या होता है, वो ये पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब हमें ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी की थीम है, इस तरह के प्रश्न वो पूछ चुके हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक देखते हैं। तो आइए पहले व्हाइट ड्वार्फ क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दरअसल एक बाइनरी सिस्टम होता है। बाइनरी का मतलब दो चीजें। तो बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, द्रव्यमान के एक सामान्य केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करने वाले 2 तारे। ठीक है, एक आपका मास का कोई सेंटर है, उस सेंटर के चारों तरफ 2 बेसिकली तारे क्या है, परिक्रमा करते हैं, इसी को बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें से एक व्हाइट ड्वार्फ होता है, दूसरा उसका अनुक्रमक तारा, उसका सीक्वेंस स्टार होता है, राइट। इन्हीं में जब टक्कर वक्कर हो जाती है तो बेसिकली जो है इनकी धूल जो है वो कहीं और एक नोवा के चारों तरफ चिपक जाती है। उस धूल से हम बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ समझने की बात कर रहे हैं, साधारण सी बात है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये व्हाइट ड्वार्फ क्या है। तो देखिए व्हाइट ड्वार्फ लंबे समय से मर्त्य सितारों के गर्म और घने अवशेष है। यानी कि जब कोई तारा अपनी मरने की कंडीशन में धीरे धीरे पहुंच रहा है, तो जब वो अपनी मरने की कंडीशन में धीरे धीरे पहुंचता है तो उसके चारों तरफ की जो धूल वगैरह होती है उसको वो अंतरिक्ष में निष्कासित कर देता है, उसकी खाली एक कोर बच जाती है। आसपास की चीजें तो फेंक दी, छोड़ दी, कोर बच गई। ठीक है, और वो जो कोर है वो काफी गर्म होती है। ये जो अवशेष कोर है यही बेसिकली व्हाइट ड्वार्फ होती है। क्या सारे तारे फिर जब मरते हैं तो व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं? नहीं, यहाँ पे भी कंडीशन है। अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से कम है तो वो बेसिकली व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। अगर 1.44 से ज्यादा है तो क्या होगा, या तो न्यूट्रॉन बनता है या तो ब्लैक होल बन जाता है। उनकी फिर फर्दर कंडीशंस है, यानी कि जब तारा मरता है तो न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, व्हाइट ड्वार्फ, इन सारी चीजों में वो जाता है, नोवा, सुपरनोवा, राइट। लेकिन हम क्योंकि पर्टिकुलरली व्हाइट ड्वार्फ की बात कर रहे हैं तो मतलब 1.44 वाली सीमा से नीचे की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं, तारकीय कोर होते हैं। कोर होती है, मैंने आपको बताया, तारे के ईंधन की आपूर्ति समाप्त हो जाने के बाद छोड़े गए हैं और बड़ी मात्रा में अपनी गैस और धूल अंतरिक्ष में निष्कासित कर चुके हैं। ये ईंधन की आपूर्ति समाप्त हो जाने का मतलब क्या हुआ, देखिए एक तारे के अंदर क्या है, बहुत सारे हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन आपस में मिलती रहती है और क्या बनता रहता है, हीलियम बनता रहता है। इसी को संलयन की प्रक्रिया बोलते हैं। इस संलयन की प्रक्रिया से क्या है, एनर्जी जनरेट होती है। यही सेम प्रोसीजर हमारे सूर्य के लिए भी काम करता है, राइट। अब देखिए एक तो समय ऐसा आएगा जब ये ईंधन, ये जो संलयन होके उसको एनर्जी मिल रही है, खत्म हो जाएगा। जब ऐसा हो जाता है तो बेसिकली जो तारा को एक ऊर्जा मिल रही थी वो अपने एक आकार में था, बेसिकली जब ये खत्म हो जाता है वो धीरे धीरे अपनी कोर की तरफ क्या है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है ना, सिकुड़ने लगता है। एक टाइम पे जब कोर में इतना ज़्यादा सिकुड़ट हो जाएगी कि वो मतलब हैंडल नहीं हो पा रही होगी तो उसमें विस्फोट हो जाएगा। ये जब विस्फोट होता है इसी को नोवा बोलते हैं, राइट। और यही विस्फोट जब ज़्यादा भीषण तरीके से हो, ज़्यादा विनाशकारी हो, तो इसको सुपरनोवा बोलते हैं। तो तारे में विस्फोट को ही नोवा या सुपरनोवा बोलते हैं। इतना समझ गए। अब देखिए ये क्या है, ये ब्रह्मांड में अधिकांश सितारों के विकास के अंतिम चरण को व्यक्त करते हैं। मैंने क्या बताया, जब कोई तारा अपने अंतिम अवस्था में होता है, मरने वाली कंडीशंस में होता है, तो व्हाइट ड्वार्फ बनता है ना। क्या होता है, एक गर्म कोर होती है। ठीक बात है, ये आप समझ गए। नोवा, सुपरनोवा क्या होता है, ऐसा तारा जिसका प्रकाश क्षण भर के लिए बहुत तीव्र हो जाए, यानी कि एक नोवा बहुत पुराने मरने वाले तारे में विस्फोट का परिणाम है। सुपरनोवा में मरते हुए तारे के विस्फोट का परिणाम है, लेकिन ये विस्फोट अधिक विनाशकारी होता है। सुपरनोवा में जारी ऊर्जा की एक मात्रा नोवा में जारी ऊर्जा की मात्रा में अधिक होती है। ये तो बेसिक डिफरेंस है, राइट। अब देखिए फिर से एक बार जो है चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। एक आपका तारा है, वो या तो क्या बनेगा, मरने के टाइम पे न्यूट्रॉन या ब्लैक होल बनेगा, या फिर क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। और अगर उसमें विस्फोट होता है तो नोवा या सुपरनोवा बनेगा। ठीक बात है। विस्फोट कब होगा, जब तारा धीरे धीरे मरने की अवस्था में पहुंच जाएगा, उसका सारा ईंधन खत्म हो जाएगा जिसको ऊर्जा दे रहा था, तो कोर की तरफ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा। एक टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा। ठीक बात है, ये हमने जो है पढ़ लिया। तो अब आप जो है चीज़ों को समझ गए। ठीक है, अब हमने क्योंकि एक लिमिट रखी है 1.44 वाली, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको चंद्रशेखर लिमिट जो है बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्होंने बेसिकली ये लिमिट दी थी। उन्होंने ही कहा था कि इस लिमिट के नीचे वाले जो है व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं। नाउ यू नो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। ठीक बात है, तो ये चीज़ें समझ गए। अब आइए इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे मरने पर सफ़ेद बूंदें बन जाते हैं। किसने? एस चंद्रशेखर ने। तो आपका जो है सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। थर्ड टॉपिक की हम बात करते हैं, मून लाइटनिंग अकल्चरेशन। ये देखिए न्यूज़ में है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन व्हाट इज मून लाइटनिंग एंड इफ इट्स लीगल इन इंडिया एंड अकल्चरेशन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था, ये द हिंदू में आर्टिकल आया था। एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है, जैसे हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा मून लाइटनिंग का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? यह रात के समय कर्मचारी के द्वारा किए गए पारिश्रमिक का भुगतान है। ये रात के समय महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से संबंधित है। यह पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर काम करने वाले जो गिग वर्कर्स हैं उनके संदर्भ में है। श्रमिकों को अपने प्राथमिक रोजगार के अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए कार्य करने को संदर्भित करता है। देखा जाए तो चारों स्टेटमेंट में से सिमिलैरिटी ही हमें फील हो रही है ना। कुछ कर्मचारियों की बात चल रही है, ये रात की बात कर रहे हैं, ये वुमेन्स की बात कर रहे हैं, ये गिग वर्कर्स की बात कर रहे हैं, ये जो है आपकी जो नॉर्मल वर्क होता है उससे बाहर की बात कर रहा है। तो अगर नहीं पढ़ा है तो सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि हिंट भी नहीं मिल रहा कुछ, है ना। आइए समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए, फूड डिलीवरी जो स्टार्टअप है उसने अपनी कंपनी में जो नियमित रूप से काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको रोजगार की अवधि के बाद भी अतिरिक्त रोजगार करने की अनुमति देती है। इसीलिए ये वर्ड मून लाइटनिंग क्या है, चर्चा में है। मून लाइटनिंग फिर होता क्या है? दूसरी नौकरी करने या अतिरिक्त परियोजना या गिग्स या फिर नियोक्ताओं के लिए काम करने के कार्य को संदर्भित करता है, जो किसी काम के घंटों के बाद आय के द्वितीयक स्रोत के रूप में गिना जाता है। एक 9 to 5 वाली आप जॉब कर रहे हो, राइट? उस जॉब के बाद भी अगर आप एक सेकेंडरी जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कहीं कुछ प्रोजेक्ट करके दे रहे हो या कहीं 1-2 घंटे की आप जॉब कर रहे हो जिससे आपको एक सेकंड आय मिलती है, तो ये जो कहा जाता है इसको मून लाइटनिंग कहा जाता है। दरअसल ये काम ज़्यादातर रात में ही होता था, क्योंकि दिन में आपकी नौकरी रहती है नॉर्मल वाली, रात को आप एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो इसका नाम पड़ गया बेसिकली मून लाइटनिंग। लेकिन भारत में कुछ लोगों ने, स्विगी ने हालांकि अपने कर्मचारियों को परमिशन दे दी है, लेकिन भारत में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है, क्योंकि वो ये कहते हैं इसके एथिकल कुछ इश्यूज आते हैं। तो ये मून लाइटनिंग क्या है समझ में आ गया, इसके क्या एथिकल इश्यूज आते हैं ये समझना बाकी है। साथ में ये भी समझना बाकी है कि फिर इसके फायदे क्या हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक बात है। तीसरा भी क्या समझना है, भारत में कानूनन क्या स्थिति है इस चीज़ की, राइट? तो देखिए, मुख्य बिंदु की बात करते हैं। पहला क्या है, पक्ष में मून लाइटनिंग श्रमिकों को अपने प्राथमिक रोजगार से समझौता किए बिना अपनी शिफ्ट का समय समाप्त होने के बाद साइड प्रोजेक्ट्स में काम करने की अनुमति देती है। मान लीजिए किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा कमाना चाहता है, एक उसकी परमानेंट जॉब है, उसके अलावा वो साइड में काम कर लेता है तो उसको एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, तो बेसिकली उसके आर्थिक भार को ये कम करता है, श्रमिकों के कौशल सुधार करता है और उनको अतिरिक्त लाभ जो है दे देता है। जैसे यहाँ पे ये फोटोग्राफी कर रहा है, यहाँ पे कुछ पोर्ट वगैरह बना रहा है, यहाँ पे वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है, शीज पेंटिंग, तो आप क्या है नए स्किल्स सीख सकते हैं, आपका नया कौशल का निर्माण होता है जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। कंपनी के शिफ्ट के बाद एक व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है वो व्यक्तिगत पसंद परियोजना साइड गिग के रूप में करने के लिए फ्री है। मान लीजिए मुझे आर्थिक कारणों से नौकरी तो करनी ही पड़ रही है, बट मेरा पैशन कुछ और है, लाइक मुझे म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं क्या है बाद में रात को क्या है म्यूज़िक क्लासेस दे सकती हूँ बच्चों को, राइट? तो वो क्या आ गया, मेरा पैशन वाला काम हो गया, तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाई फील करूँगी अपनी लाइफ में कि मेरी इनकम भी अच्छी खासी एक जॉब से और दूसरी जॉब से साइड में मैं अपना पैशन वाला काम भी कर रही हूँ। विदेशों में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो साइड प्रोजेक्ट्स को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मूल्यवान मानते हैं। देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ इन द फॉरेन जहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये देखते हैं कि आपने साइड प्रोजेक्ट्स कितने किए हुए हैं, है ना, आप एक्स्ट्रा कितना काम कर रहे हो, और बेसिकली इसको इम्पॉर्टेंट मानते हैं। तो ये तो इसके पक्ष में कुछ बातें हुई। विपक्ष के बारे में पढ़ते हैं।
उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता हो ये यूज़ कहाँ होंगे सारी चीज़। मून लाइटिंग ये आपका जो सोशल सोसाइटी वाला जो एक टॉपिक है उसके अंदर आता है। इसके अलावा एथिक्स का जो आपका पेपर है उसमें आता है। तो इन दो टॉपिक में इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन इस पे आ सकता है। विपक्ष में क्या है, देखिए एक कर्मचारी से ये उम्मीद की जाती है कि एक पर्टिकुलर कंपनी से वो सैलरी ले रहा है, उस कंपनी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, पूरा दिन कंपनी उसको एसी दे रही है, लैपटॉप सिस्टम दे रही है, सैलरी दे रही है, वो वहाँ पे चाय कॉफ़ी पीता है। तो उससे उम्मीद की जाती है कि जिस कंपनी के वो इतने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है वो उसके ही हित में काम करे, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी जगह भी काम करना है आपको तो इस कंपनी के काम में आप क्या है चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें। तो ये विपक्ष में तर्क है। फिर ये कानूनी तो है पर नैतिक नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई ऐसा ओवर आर्किंग कानून नहीं है जो बेसिकली एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा जगह पे काम करने से रोकता हो, लेकिन इट्स नॉट एथिकल। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं कोडिंग को लेके कुछ काम करती हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो इस कंपनी ने मुझे ट्रेनिंग दी है, बाकी टीम वालों की भी मुझे चीज़ें पता है, वो कौन सी कोडिंग कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, मुझे अपना भी पता है, मुझे बहुत सारी नॉलेज है प्रोजेक्ट के बारे में। मान लीजिए मैं जो फ्रीलांसिंग का भी काम कर रही हूँ कहीं पे, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो मैंने इस कंपनी में जो ट्रेनिंग ली है, इस कंपनी के अंदर जो कोडिंग वगैरह के बारे में मुझे जानकारी है, उनका यूज़ मैं कहीं और अपने काम के लिए कर सकती हूँ। तो इट्स नॉट एथिकल। आप एक जगह की इंफॉर्मेशन को कहीं और भी यूज़ कर रहे हो, राइट। तो ये तो देखिए समान प्रकृति की नौकरियों वाला जो व्यक्ति है वो गोपनीयता के मुद्दों का भी उल्लंघन कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर कंपनी में क्या है काम करते हैं, अच्छी खासी पोजीशन पे है, आपको उस कंपनी के नई नई चीज़ों के बारे में पता है। दूसरी तरफ आप क्या है किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बारे में भी जो है आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो क्योंकि आपको इस कंपनी का पता है, उस कंपनी में काम करने से आपको 2-3 कंपनियों का और पता है, तो मे बी आप उस व्यक्ति को उसके अंदर की भी जानकारी दे दो, है ना। तो ये भी एक इशू हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब देखिए ये क्या है, कानूनी तो है बट एथिकल नहीं है, इसलिए एथिक्स के पेपर में इट कैन बी अ क्वेश्चन, राइट। अब देखिए भारत में क्या है, जो फैक्ट्री अधिनियम है वो दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, लेकिन जो कुछ राज्य हैं उनमें आईटी जो कंपनियां हैं उन पर ये लागू नहीं होता। जो आईटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं बेसिकली उनको एग्जेम्प्ट किया गया है इससे, ठीक बात है। फिर देखिए मून लाइटनिंग क्लॉज होता है, ये क्या है, कुछ कंपनियों ने मून लाइटनिंग क्लॉज पेश किया है जो किसी कर्मचारी के दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। मेरा पर्सनली भी ये मानना है कि अगर आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको किसी कारण से फ्रीलांसिंग भी करनी पड़ रही है, तो आपकी जो प्राइमरी कंपनी है उसमें आपको जो है पहले बात करनी चाहिए, अपने मैनेजर को एटलीस्ट आपको बताना चाहिए कि आप एक फ्रीलांसिंग वाले प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं। एंड नेवर यूज़ आपकी जो पहली कंपनी के रिसोर्सेज हैं वो किसी दूसरे के लिए, इट्स नॉट एथिकल, इट्स नॉट राइट, ओके। तो चलिए ये हमने क्या देख लिया कि क्या फ़ायदा है और क्या बेसिकली नुकसान है। पहली टर्म हुई, दूसरी टर्म्स क्या थी न्यूज़ में, अकल्चरेशन। मून लाइटनिंग समझ में आ गया। अकल्चरेशन, द हिंदू में बेसिकली एक आर्टिकल आया था, ये एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है, ठीक है। अगेन सोसाइटी में आप इसको यूज़ कर सकते हो, एस्से में यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। होता क्या है इसमें, देखिए ये उन परिवर्तनों की व्याख्या करती है जो तब होते हैं जब दो या दो से अधिक समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अपनी संस्कृतियों के पहलुओं का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखते हैं। जब दो अलग अलग संस्कृति वाले समूह या दो अलग अलग कल्चर वाले दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की संस्कृति के मूल्यों को अपनाते हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन जब वो दूसरे के कल्चरल एस्पेक्ट्स को अपनाए तो लेकिन अपनी पहचान, उनकी जो विशिष्ट पहचान थी, अपने जो मूल्य हैं उनको भी बनाए रखते हैं, तो इसको अकल्चरेशन बोलते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब कुछ लोग विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में जाके वो विदेशी संस्कृति को काफ़ी हद तक अपनाते हैं, लेकिन स्टिल उसमें उनमें अपने मूल देश की जो चीज़ें हैं, मूल देश के कपड़े पहनने का तरीका, मूल देश से रिलेटेड जो उनके कुछ फ्लोक म्यूज़िक हैं, फ्लोक डांसेस हैं, खान पान की आदतें हैं, उनके 30 त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनको वो फिर भी होल्ड करके रखते हैं, है ना। तो ये क्या एक तरीके से अकल्चरेशन का एक बहुत बेसिक उदाहरण है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अकल्चरेशन क्या है तो यू शुड नो अबाउट इट। इसमें देखिए ऐसा नहीं कि केवल बहुसंख्यक मेजोरिटी वाले लोग ही प्रभावित होंगे या अल्पसंख्यक वाले लोग प्रभावित होंगे, चाहे कोई अल्पसंख्यक है किसी सोसाइटी में या बहुसंख्यक है, अगर कल्चर से वो प्रभावित होते हैं अकल्चरेशन की प्रक्रिया वहाँ पर होती ही है, ठीक बात है। चलिए अब हम आते हैं अपने मून लाइटनिंग वाले क्वेश्चन पे।
क्यों? क्योंकि अब हमने पढ़ लिया है तो अब हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये रात के समय कर्मचारियों को किया गया भुगतान है काम का? नहीं। क्या महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से संबंधित है? नहीं। क्या ये गिग वर्कर्स से संबंधित है जो बेसिकली सिर्फ फ्रीलांसिंग करते हैं? नहीं। क्या ये इस बात से संबंधित है कि प्राथमिक रोजगार के अतिरिक्त आप अन्य परियोजनाओं में काम कर रहे हैं? यस। तो बेसिकली डी इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ लिया तो कितना आसान हो गया, तीनों ऑप्शंस एकदम पता चला ये तो नहीं ही है, कितना आसान हो गया। अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ, जन्म के समय लिंगानुपात। तो देखिए, इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ नॉर्मलाइजेस स्लाइटली, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। तो देखिए, प्यू रिसर्च सेंटर इनके नवीनतम अध्ययन में ये बताया गया है कि भारत में जो पुत्र पूर्वाग्रह है इसमें थोड़ी सी गिरावट आ रही है। बहुत अच्छा तो हम नहीं कर रहे, बट थोड़ा अच्छा हमने शुरू करना किया है। अब पुत्र पूर्वाग्रह, बेटा तो चाहिए ही, बेटे के बिना तो स्वर्ग ही नहीं मिलेगा, आत्मा शांति नहीं होगी, ये एक जो चीज़ थी इसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को आ रहा है भारतीयों में। और ये पाया गया है कि जन्म के समय जो लिंग अनुपात था उसमें थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए इस तरह की कोई रिपोर्ट आई थी तो क्या इस तरह का प्रश्न बन सकता है? प्रश्न बन सकता है कि जन्म के समय लिंगानुपात के संदर्भ में कुछ 3 स्टेटमेंट है, इस पे आप जवाब दीजिए। तो इस तरह का कई बार होता है कि हमने सिर्फ एक रिपोर्ट पढ़ी है, रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पढ़ ली है, लेकिन जो क्वेश्चन आ गया वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक वाले पोर्शन से आ गया। ठीक है, तो उसको भी करेंगे, पहले टॉपिक समझते हैं। तो देखिए, जन्म के समय लिंग अनुपात पर जो प्यू रिपोर्टर्स के प्रमुख निष्कर्ष क्या है कि जो लापता लड़कियों की संख्या है उसमें देश में कमी आई है। देश में लापता बच्चियों की जो औसत वार्षिक संख्या 2010 में 4.8 लाख थी, वो गिरकर 2019 में 4.1 लाख हो गई है। ठीक है, तो लापता बच्चियां जो करीब 5 लाख के लगभग थी वो करीब 4 लाख के लगभग हो गई है। इतना फर्क पड़ा है, 4 लाख बच्चियां अभी भी लापता हैं देश में। ये लापता बच्चियां फिर क्या होता है? कोई खो गई हैं? हाँ, खो गई हैं, लेकिन जन्म से पहले ही खो गई हैं। लिंग चयनात्मक गर्भपात, दरअसल लापता बच्चियां उनको माना जाता है कि अगर ये लिंग चयनात्मक गर्भपात ना हुआ होता तो कितनी बच्चियां आज हमारे पास होती। ठीक है, तो इतनी बच्चियों को उनके जन्म लेने के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया। कितनी बड़ी ट्रेजेडी की एक बात है। तो देखिए, लिंग चयनात्मक गर्भपात, ये जो प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि 2000 और 2019 के मध्य महिला चयनात्मक गर्भपात के कारण 9 करोड़ महिलाएं जन्म लापता हो गए हैं। ठीक बात है। तो देखिए, फिर यहाँ पे बताया लापता का अर्थ क्या है? इस अवधि के दौरान कितनी और महिलाओं का जन्म हुआ होता यदि महिला चयनात्मक गर्भपात नहीं हुआ होता। ठीक बात है। फिर देखिए, भारत 2011 की जनगणना में प्रति 100 बालिकाओं पर लगभग 111 जो है बच्चे थे। ये एक वृहद असंतुलन था, करीब 11 लड़के एक्स्ट्रा थे वुमेन्स के कंपेयर में। जन्म के समय लिंगानुपात विगत 1 दशक में थोड़ा सामान्य हुआ प्रतीत होता है। ये किस बेस पे ऐसा कह रहा है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बेस पे ऐसा कह रहा है, क्योंकि जनगणना तो लास्ट 2011 में हुई थी। ये कह रहा है कि जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 है उसके अनुसार 100 लड़कियों पर 109 लड़के, और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 19-21 के अनुसार 108 लड़के हो गया है। 111 से हम 108 पे आए हैं। ठीक है, तो स्लाइटली इम्प्रूव हुआ है, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। इसके बाद धर्मवार भी जो है लिंग चयनात्मक जो है गर्भपात होता है, यानी कि जो अलग अलग रिलीजन्स हैं, ठीक है, उनमें बेसिकली क्या एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, इसके बारे में भी रिपोर्ट ने बात की है। हालांकि रिपोर्ट ने और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, जैसे कितने प्रतिशत हिंदुओं का ये मानना है कि दूसरे धर्म को सम्मान देना उनके धर्म का एक पार्ट है, या कितने प्रतिशत मुसलमानों का ऐसा मानना है, या कितने प्रतिशत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन ये सब मानते हैं कि अपने ही धर्म वाला व्यक्ति पड़ोस में होना चाहिए, या फिर कितने प्रतिशत अलग अलग धर्म के लोग ये मानते हैं कि जो है हमें एक भारतीय होने पे गर्व है, या कितने प्रतिशत जो धर्म के लोग हैं उनका ये मानना है कि भारत देश में उनको अपने धर्म के साथ जीने की आज़ादी है। तो देखा जाए तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया है। सिख, ईसाई, जैन भी ठीक थे, लेकिन जैसे एक आप कहते हैं ना, एक राजनीतिक एजेंडे की जो बातें चलती रहती हैं
उसके विपरीत जो नॉर्मल जनसंख्या है, जो आम लोग हैं, वो स्टिल जो है अच्छी विचारधाराएं रख रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट बताती है। ठीक बात है। चलिए तो देखिए, रिपोर्ट में धर्मवार लिंग चयन का भी विश्लेषण किया गया है, जो ये इंगित करता है कि सिखों के लिए ये अंतर सर्वाधिक था। ठीक बात है। 2011 की जनगणना तक सिख अनुपात प्रति 100 बालिकाओं पर 121 बालक तक सीमित हो गया था, जो कि अब 110 के आसपास है। 11 में देखें तो 100 बालकों पर 121 बालिकाएं। अब अगर बात करें तो 110 है, जो कि हिंदुओं के कंपैरिजन में, हिंदुओं में 109 है। ठीक है, उसके लगभग अनुपात के समान हो गया है। ठीक है, ईसाइयों में 105 बालक पर 100 बालिकाओं पर 105 बालक है। मुस्लिम्स में देखिए तो 100 बालिकाओं पर 106 बालक है। इन दोनों में जो लिंगानुपात है वो प्राकृतिक मापदंडों के करीब है और ये प्रवृत्ति कायम भी है, यानी कि थोड़ी सी बेटर कंडीशन में ये लोग दिखाई देते हैं। अगर बात करें तो हिंदुओं में लापता बालिकाओं का अंश उनकी संबंधित जनसंख्या के अंश से ऊपर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू इस जनसंख्या में जितना एक अपना अंश रखते हैं, उसके कंपैरिजन में जो लॉस्ट फीमेल चाइल्ड है वो परसेंटेज के रूप में ज्यादा है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं संपूर्ण विश्व की अगर बात करें, भाई कई बार लग सकता है ना कि इंडिया में ऐसा नहीं है, बाकी कंट्री में भी ऐसा है, तो संपूर्ण विश्व की बात करें तो सामान्यतः बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से मामूली अधिक, यानी कि 100 महिला शिशुओं के लिए लगभग 105 पुरुष शिशुओं के अनुपात में है, जो कि नेचुरल माना जाता है। ठीक है, 1950 और 60 के दशक में भारत में यह अनुपात संपूर्ण देश में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण उपलब्ध होने से पहले था। जब हमारे पास ये सेक्स सिलेक्शन टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, जब 1950-60 का दशक था, हम भी 100 पे 105 की बात करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों को पता चल गया कि सेक्स सिलेक्शन ऐसे हो सकता है, और हम ज़्यादा पढ़े लिखे होते चले गए। ज़्यादा पढ़ लिया ना हम लोगों ने, तो ज़्यादा पढ़ने से क्या हो गया, ये देखिए, अल्ट्रासाउंड स्कैन तकनीक के प्रारंभ होने के कारण 1980 के दशक में लिंग चयन का प्रचलन जो है आरंभ हो गया। राइट, फिर देखिए 1990 के दशक में प्रति 100 बालिकाओं पर 110 बालक तक पहुंच गया। 105 के लगभग चल रहा था, 110 हो गया। राइट, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, देखा जाए तो इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है, आपको ये याद नहीं करनी है, ठीक है, रटना नहीं है, जस्ट एक ट्रेंड आपको पता हो। वैसे भी रिलीजन वाइज तो चीज़ें एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है, जस्ट एक ट्रेंड आपको पता हो। मान लीजिए अगर कोई ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई आप मीन्स में आंसर लिख रहे हैं, तो इस प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट को कोट करके आप लिख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड जो है भारत में देखने को मिल रहा है। तो कई बार कहा जाता है ना, रिपोर्ट्स, कमिटीज नेम, डाटा, या आप अपने क्वेश्चन में लिखिए, तो ये न्यूज़पेपर का रोल है। अब जैसे इस रिपोर्ट को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि यहाँ पूछा हुआ है, भारत में लिंगानुपात रिपोर्ट भारत के महापंजीयन के द्वारा जो है जारी की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज राइट। ठीक है, फिर ये कह रहा है जो जन्म के समय लिंगानुपात है, यह प्रति 100 पुरुषों पर जन्म लेने वाली महिलाओं की संख्या है। क्या ये ठीक है? गलत है। 1000 पे देखा जाता है, 100 पे नहीं, 1000 पे देखा जाता है। यह जनसंख्या में लिंग अंतर का मानचित्रण करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अगेन दिस इज राइट स्टेटमेंट। अगर आपको बेसिकली पॉपुलेशन के अंदर जो एक जेंडर आप कह सकते हैं गैप है, उसकी मैपिंग करनी है, तो बेसिकली जो लिंगानुपात रेशियो है, ठीक है, वो आपको एक बेटर पिक्चर दे सकता है। तो पहला हमारा गलत है, दूसरा और तीसरा ठीक है। तो बेसिकली नहीं सॉरी, दूसरा हमारा गलत है, पहला और तीसरा ठीक है, तो हमारा सी जो है आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? राष्ट्रीय स्वचालित फिंगर प्रिंटिंग पहचान प्रणाली। इस एक्सपीरियंस सीरीज आई थी कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये क्या है? तो ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो अपराध में लिप्त व्यक्ति पाए गए हैं, उन सबके फिंगरप्रिंट का कलेक्शन करके एक डेटाबेस तैयार करना है। राइट, गृह मंत्रालय के अंदर जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उनकी एक पहल है।
गृह मंत्रालय द्वारा अपराध से संबंधित उंगलियों के निशानों की देशव्यापी खोज को अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंटिंग पहचान प्रणाली की शुरुआत की गई है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसमें इस प्रणाली के बारे में कुछ स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया, आईडी के पहले 2 अंक उस राज्य के लिए कोड होंगे जिससे अपराधी व्यक्ति संबंधित है। क्या ये ठीक है, नहीं है? पहले हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं, राइट। तो चलिए, जो NAFIS है, ठीक है, वो क्या है? अपराधियों की फिंगरप्रिंटिंग की खोज के लिए देशव्यापी डाटाबेस है। देखिए, डाटाबेस होता है, उसमें हम कुछ भी सर्च करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है ना। इसी तरह पूरे देश की फिंगरप्रिंटिंग वाली प्रणाली, फिंगरप्रिंटिंग्स का आप एक डाटाबेस बना लेंगे तो फिर आप सर्च कर सकते हैं, चीज़ों को आपको पहचानने में आसानी मिल जाएगी, अपराधियों को पकड़ने में आसानी मिल जाएगी। इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा परिकल्पित और प्रबंधित किया जाएगा। वेब आधारित एप्लीकेशन में केंद्र और यूटीज सबसे बेसिकली डाटा को समेकित करके केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में इसको बनाया जाएगा। ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय में डाटा अपलोड करना, ट्रेस करना, उनको पुनर्प्राप्त करना इसमें सक्षम बनाता है। इसके तहत अपराध के लिए गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति को एक 10 अंकीय विशिष्ट राष्ट्रीय फिंगरप्रिंटिंग नंबर, नेशनल फिंगरप्रिंटिंग नंबर प्रदान किया जाएगा। हर एक व्यक्ति को एक 10 अंकों की आईडी जो है दे दी जाएगी। आईडी के पहले 2 अंक, अब ध्यान दीजिए, आईडी के पहले 2 अंक राज्य कोड से संबंधित होंगे जिसमें अपराधी पंजीकृत है। उसके बाद क्या है, एक क्रम संख्या होगी, यानी कि जो पहले 2 अंक हैं वो राज्य के कोड से संबंध होंगे। कौन से राज्य के कोड? जहाँ पे अपराधी रजिस्टर्ड हुआ है उस अपराध के लिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? जिसमें अपराधी पंजीकृत है, ठीक बात है। ये जो CTNS है, यानी कि हमारा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम्स है, इसमें प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के लिए एक बहुत आवश्यक और विशिष्ट पहचान जो है प्रदान करेगा। हम देखिए अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम भी बना रहे हैं, तो हर अपराधी को उसकी फिंगरप्रिंटिंग के हिसाब से, जो कि लाइफ में कभी नहीं बदलते हैं, इसके हिसाब से एक आईडी दे रहे हैं। तो उस 10 नंबर की आईडी से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं, ठीक बात है। उंगलियों के निशान के डेटाबेस का उपयोग करके विभिन्न अपराधों को नेशनल फिंगरप्रिंटिंग नंबर से जोड़ा जा सकता है, राइट। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पे इस प्रणाली का प्रयोग बहुत पहले से ही मृत व्यक्तियों की पहचान के लिए किया जा रहा था। मध्य प्रदेश अप्रैल 2022 में NAFIS के माध्यम से एक मृत व्यक्ति की पहचान करने वाला देश का क्या है, पहला राज्य बन गया है। अब इतना आपने समझ लिया, आइए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंटिंग पहचान प्रणाली के तहत प्रत्येक अपराधी व्यक्ति को एक 10 अंक के विशिष्ट राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान किया जाएगा। इस कथन के संदर्भ में सही उत्तर आपको चुनना है। यह विशेष आईडी व्यक्ति के जीवन भर के लिए होगी। बिल्कुल सही बात है, फिंगरप्रिंट्स क्योंकि लाइफ टाइम के लिए आपके सेम रहते हैं, एक बार उनके आधार पर कोई नंबर आपको दे दिया गया तो वो हमेशा के लिए रहेगा, है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, अलग अलग FIR के तहत दर्ज किए गए अलग अलग अपराधों की एक ही जो है नेशनल फिंगरप्रिंटिंग नंबर से जोड़ा जाएगा। ये भी बात ठीक है, एक ही व्यक्ति ने चाहे कितने भी क्राइम किए हैं, ठीक है, लेकिन वो सारा जोड़ा तो एक ही जगह जाएगा ना। भले क्या है, FIR भी उनकी अलग अलग हुई हो, अपराध भी बेसिकली अलग अलग हुए हो, लेकिन डाटाबेस तो आप एक ही बना रहे हो, तो क्या है, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर ये कह रहा है आईडी के पहले 2 अंक उस राज्य के लिए कोड होंगे जिससे अपराधी व्यक्ति संबंधित है। देखिए संबंधित, रिलेटेड नहीं है ना, उस राज्य का है ये नहीं, उस राज्य में पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, अपराध के लिए रजिस्टर्ड है, उसके लिए बेसिकली कोड दिया जाएगा। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हमारा बी जो है ऑप्शन वो सही नहीं है, तो ये बी आंसर हो जाएगा क्योंकि पहला वाला हमारा सही है, ठीक बात है। अब आप अच्छे से चीज़ों को समझ गए। तो देखिए इस तरीके से न्यूज़पेपर की महत्ता पता चलती है कि वहाँ पर जो आर्टिकल्स आते हैं जिन्हें देख के हमें कई बार ये लगता है कि तो शायद मीन्स के ही काम का होगा, कई बार देख के लगता है तो किसी भी काम का नहीं है, बट स्टिल वहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। न्यूज़पेपर आपकी पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक है, अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो भी कोशिश कीजिए और
उसी के साथ वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में जैसे एक न्यूज़ रहती है उसको पढ़ना, उसको समझना, इसके लिए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे जो है नमस्ते बोलती हूँ और बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।